हेलो बच्चों, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। देखो, इस वीडियो में आज हम लोग डीएनए के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसकी बात करेंगे। देखो, डीएनए हो या आरएनए हो, जो दोनों न्यूक्लिक एसिड हैं उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब देखो डीएनए क्या है कि डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के अटैच होने से एक लंबा सा चेन बनता है और वही चेन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन कहलाता है। सो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है या राइबोन्यूक्लियोटाइड है, तो हम लोग यहां पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। ये तीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बने होते हैं। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? वन इज डीऑक्सीराइबोज सुगर, अनदर इज फॉस्फोरिक एसिड एंड वन मोर इज नाइट्रोजनस बेसेस। यही 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। डीऑक्सीराइबोज सुगर, देखो ये बेटा, ये जो है ना डीऑक्सीराइबोज, ये पेंटोज सुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग सुगर है। और इसमें 5 जो कार्बन होते हैं, ये पांचों कार्बन जो हैं इनमें से 4 कार्बन तो रिंग में है एंड 5th कार्बन इज आउट ऑफ रिंग। देखो यहां कार्बन 1 2 3 4 ये रिंग में है एंड 5th कार्बन रिंग के बाहर है। और 1 और 4 कार्बन जो है ये ऑक्सीजन ब्रिज के साथ अटैच रहता है। देखो यहां पर ये ऑक्सीजन ब्रिज है और ये 4 कार्बन रिंग में है, 5th कार्बन रिंग के बाहर है। और हर कार्बन से देखो यहां HOH H, यहां पर सेकेंड कार्बन जो है H और H अटैच है। यहीं पर मेन डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए के सुगर में। यहां पर जो है ना, चूंकि हम डीऑक्सीराइबोज सुगर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सेकेंड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ही अटैच होता है। थर्ड कार्बन पर फिर HOH अटैच है, 4th कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच है और 5th कार्बन पर यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, H2OH। तो अब देखो, अब ये जो यहां पर, अब ये तो डीऑक्सीराइबोज सुगर है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? C5H10O4। C5H10O4। देखो इसमें 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां पर लेस है। अगर ये सेकेंड कार्बन पर H के साथ OH ग्रुप लगा रहता, अगर यहां H की जगह OH होता तो वह राइबोज सुगर होता। राइबोज सुगर जो है ना वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ सुगर है और डीऑक्सीराइबोज सुगर जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सुगर है। तो यहां पर डीऑक्सीराइबोज सुगर है तो यहां पर H है। राइबोज होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता? देखो यहां राइबोज सुगर का जो फॉर्मूला है C5H10O5, जबकि डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में आता है तो C5H10O4 होगा, एक ऑक्सीजन कम होता है। और ये जो एक ऑक्सीजन कम है जिसके कारण जो डीएनए का जो सुगर है डीऑक्सीराइबोज सुगर, दैट इज लेस रिएक्टिव होता है, यानी मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और ये सेकंड कार्बन पर ये डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम होता है, चाहे वो डीएनए का सुगर हो या आरएनए का सुगर हो। तो ये हो गया आपको राइबोज यानी डीऑक्सीराइबोज सुगर। और देखिए ये जो सुगर का जो फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन से अटैच होता है कौन? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे कि कैसे अटैच होगा। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है इससे नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है इस OH ग्रुप से, और जो 5th कार्बन है इससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। चलिए, तो ये शुगर की बात हो गई। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4। अब देखो H3PO4 जो है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो एक फॉस्फेट के साथ यहाँ पर 4 ग्रुप लगा हुआ है, 3 OH, यानी ये फॉस्फेट की वैलेंसी, मैंने फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सो ये 5 बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ, ये डबल बॉन्ड से, और 3 जो है OH ग्रुप लगा हुआ
हुआ है फास्फोरस से। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन OH ग्रुप और एक ऑक्सीजन अटैच है। अब ये जब एक्वस कंडीशन में होता है तो हाइड्रोजन लूज होता है, और हाइड्रोजन जब चूंकि एसिड है तो हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी है, तो हाइड्रोजन जब इसमें से रिमूव हो जाएगा तो ये PO4 के फॉर्म में आ जाएगा, PO4 3- एक्वस कंडीशन में। और ये जो फास्फोरिक एसिड है ये डीएनए के स्ट्रक्चर में या डीएनए के नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी फास्फोरिक एसिड के कारण डीएनए का नेचर एसिडिक होता है। इसी फॉस्फेट आयन के कारण डीएनए निगेटिव चार्ज होता है। देख रहे हो ये फॉस्फेट पर 3 निगेटिव चार्ज है, तो इसी के कारण डीएनए का नेचर भी एसिडिक है एंड निगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, और साथ साथ ये जो फॉस्फेट होता है, ये जो फॉस्फेट है ये मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम होता है इसमें, यानी कि ये एक साथ कई बॉन्ड्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए फॉस्फेट को हम लोग एक तरह से लिंकर भी कहते हैं, यानी ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट बिहेव्स एज ए लिंक दैट अटैच डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। समझ गए? तो ये फॉस्फोरिक एसिड है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेस। देखो नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं ये बेसिक नेचर है, और ये फॉस्फोरिक एसिड को एक तरह से न्यूट्रलाइज भी करके रखता है, लेकिन फिर भी स्लाइटली एसिडिक। डीएनए तो एसिडिक नेचर है बट इट इज माइल्ड एसिडिक। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये नाम से ही लग रहा है कि बेसिक नेचर वाले हैं, बेसेस हैं, और ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। ठीक है, देखो प्यूरिन्स जो होते हैं ये डबल रिंग कंपाउंड होता है। प्यूरिन्स आर डबल रिंग कंपाउंड एंड पाइरिमिडिन्स आर सिंगल रिंग कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, प्यूरिन्स डबल रिंग, पाइरिमिडिन्स सिंगल रिंग। और ये जो प्यूरिन्स होते हैं ये इसमें 2 रिंग होता है। कौन कौन? एक तो आपको ये जो पाइरिमिडिन रिंग है कंप्लीट, और इसके साथ जो है ये इमिडाजोल रिंग अटैच होता है। तो 2 रिंग अटैच हो के बोले 2 रिंग के कॉम्बिनेशन से बना ये इसमें। और अब देखिए, अब ये जो पाइरिमिडिन है वो सिंगल रिंग का कंपाउंड है, दैट इज पाइरिमिडिन रिंग। ठीक है, अब देखो, अब ये जो प्यूरिन है, प्यूरिन को अगर आप देखेंगे तो इसका जो नंबरिंग होता है, यानी 2 रिंग जो है इसमें इसका नंबरिंग यहां देखिए, ये जो पाइरिमिडिन रिंग है इसका नंबरिंग यहां से होता है 1 2 3 4 5, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो इमिडाजोल रिंग में एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, यानी इमिडाजोल रिंग में क्लॉकवाइज होता है। तो आप यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 और यहां 7 8 9, तो ये पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। क्लियर? अच्छा, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 9th पोजीशन होते हैं, 9 पोजीशन है यहाँ पर, इनमें से 1st 3rd 7th और 9th, देखो यहाँ जहां जहां पर नाइट्रोजन लगा हुआ है 1st 3rd 7th एंड 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन होते हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है, और बाकी जगह अपना कार्बन लगा हुआ है। तो ये है एक प्यूरिन रिंग। अच्छा, पाइरिमिडिन रिंग में क्या होता है, ये एक सिंगल रिंग है और इसका नंबरिंग बेस से स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो बेस से स्टार्ट होकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका नंबरिंग होगा, और यहां 1 और 3rd पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। और चाहे प्यूरिन हो या पाइरिमिडिन हो, ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कि इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं मिक्स फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये जो प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन्स बेसिकली ये कितने टाइप के हैं? 2 टाइप प्यूरिन्स, और पाइरिमिडिन्स 3 टाइप के हैं। प्यूरिन के जो दोनों टाइप हैं एडेनिन एंड ग्वाइनिन, और इधर पाइरिमिडिन 3 है, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। यूरासिल आरएनए का है और डीएनए में उसमें उसके जगह थाइमिन होता है। ठीक है, देखिए अब एडेनिन और ग्वाइनिन में क्या डिफरेंस है, और ये सब जितने भी है ना, ये जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं, देखो ये सब प्यूरिन डेरिवेटिव हैं। प्यूरिन नहीं है, प्यूरिन डेरिवेटिव्स हैं, जैसे प्यूरिन डेरिवेटिव्स एडेनिन, प्यूरिन डेरिवेटिव्स ग्वाइनिन। ठीक है, तो एडेनिन जो है, एडेनिन ये प्यूरिन का वैसा है जिसमें 6 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगाओ। अगर प्यूरिन के 6 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है तो वो एडेनिन है, यानी एडेनिन को हम लोग 6 एमिनो प्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, एडेनिन को क्या बोलते हैं? 6 एमिनो प्यूरिन।
अच्छा, ग्वाइनिन जो है ये प्यूरिन का कैसा डेरिवेटिव है? इसमें देखो ये जो सेकंड पोजीशन पर एमिनो ग्रुप और 6 पोजीशन पर कीटो ग्रुप या ऑक्सी ग्रुप लगा हो, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। अच्छा, तो ये हो गया इसका। और पाइरिमिडीन के 3 टाइप कौन कौन? साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। अब देखो यहां पर साइटोसिन जो है ये ग्वाइनिन का ठीक पोजीशन को आप अल्टर कर दोगे तो साइटोसिन बन जाएगा। जैसे देखो जहां पर ये एमिनो ग्रुप है वहां ऑक्सी आ गया, जहां ऑक्सी है वहां एमिनो आ गया, जस्ट अपोजिट कर दो तो ग्वाइनोसिन का जस्ट अपोजिट कंडीशन में जब जहां पर जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो साइटोसिन है। तो साइटोसिन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 ऑक्सी 4 एमिनो, 2 ऑक्सी 4 एमिनो पाइरिमिडीन, ठीक है। और ये जो है थाइमिन, थाइमिन में क्या होगा कि 2 पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप होता है और सेकंड और फोर्थ पर ऑक्सी ग्रुप लगा होगा और 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2,4 डाइऑक्सी, 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल, ठीक है, पाइरिमिडीन। और यूरासिल में मिथाइल ग्रुप को हटा दो थाइमिन से तो यूरासिल बन गया, यानी 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन। तो यहां पर थाइमिन और यूरासिल पर क्वेश्चन आते हैं कि थाइमिन इज मिथाइलेटेड यूरासिल, यूरासिल में मिथाइल ग्रुप लगा दो 5th पर तो थाइमिन बन गया, और थाइमिन में से मिथाइल ग्रुप हटा दो तो यूरासिल बन गया। इसीलिए यूरासिल को हम लोग डिमिथाइलेटेड थाइमिन भी बोलते हैं और थाइमिन को मिथाइलेटेड यूरासिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ये पाइरिमिडीन के तीनों टाइप और ये 2। जबकि डीएनए की बात अगर करें तो यही दोनों मिलेगा, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये तो इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हो गए, अब इनका असेंबलिंग होता है। अब असेंबलिंग में देख लो, असेंबलिंग है कैसे? सबसे पहला जो असेंबलिंग होता है उसमें जो सुगर है, ये जो सुगर है इस सुगर के फर्स्ट कार्बन से बताए थे, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। और जब नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा तो उसमें से चारों में से कोई भी अटैच हो सकता है। तो ये जो सुगर और नाइट्रोजनस बेस के, और ये जो नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है ये किस बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसी से अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस में से 4 में से कोई भी आ सकता है, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और जब सुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाएगा तो वह बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और ये जो और यहां पर चूंकि डीएनए की बात हो रही है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। और डीएनए में चूंकि 4 तरह के बेसेस है इसीलिए 4 में से कोई भी अगर आ सकता है तो देखो इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। तो ये 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड हैं। और इन न्यूक्लियोसाइड के साथ जब यहां देखो सुगर के 5th कार्बन से कौन सा ग्रुप अटैच होगा? फॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट अटैच होता है, अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो अब यह क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बन गया। और देखो ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है ये जो चारों न्यूक्लियोसाइड हैं इसी में हम उसको एक एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स के नाम क्या हो जाएंगे? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी को हम लोग डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड, साइटिडीलिक एसिड एंड थाइमिडिलिक एसिड भी कहते हैं। ये सब न्यूक्लियोटाइड्स के नाम हैं और ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड दैट इज द यूनिट ऑफ डीएनए। देख रहे हो ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ डीएनए। और ऐसे ऐसे ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है अब इसके साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो डाइन्यूक्लियोटाइड, तीसरा अटैच होगा तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड। यानी इस तरह से जब न्यूक्लियोटाइड्स का जब चेन बनेगा तो वही चेन क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से 2 चेन के मिलने से बनता है डीएनए।
ठीक है। तो आज हम लोग केवल इसमें डीएनए के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट डे हम लोग आगे जानेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन कैसे बनता है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो चेन को आपस में अटैचमेंट से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का मॉडल, ये सब बातें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही बेटा, और यदि आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसमें कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, ठीक है। और आगे भी हम इस पर वीडियो और आगे नेक्स्ट जो इसका होगा वो हम बनाते रहेंगे। तो आज इतना ही, ठीक है बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।